वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिबेंचर के आगे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने डिबेंचर की कुछ बातें, आपको बेसिक बातें क्लियर कराई, कैपिटल स्ट्रक्चर बताया, और आज की क्लास में उसके आगे का पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी अकाउंट में डियर डिबेंचर आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिबेंचर पहले आपका दो पार्ट में था आपके सिलेबस में, स्पेशली फॉर द सीबीएसई। आईएससी में भी आपका एक होता था डिबेंचर, एक आपका होता था इशू और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आपके यहां पर केवल क्या रखा गया है, इशू ऑफ डिबेंचर का पार्ट आपके सिलेबस में है जो आपको पढ़ना है, जिसका एट पार का केस हम कवर करा चुके हैं। आज की क्लास में हम आपको आगे का टॉपिक कराने वाले हैं। कौन सा टॉपिक कराने वाले हैं सर, चलिए देखते हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर में एट पार हो चुका था, बॉन्ड वाली बात भी हम आपको क्लियर कराई चुके हैं, टाइप्स भी बता चुके हैं हम आपको, शेयर डिबेंचर का डिफरेंस हम आपको बता चुके हैं, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम भी हम आपको बता चुके हैं, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। ये पार्ट शेयर में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, शेयर में था ही नहीं, तो इसलिए आप लोगों ने पढ़ा नहीं। तो यहाँ पर क्या है इशू ऑफ डिबेंचर, इसके बारे में सुनते हैं, इसकी अकाउंटिंग सीखते हैं, जो अभी तक आपने मेरे साथ नहीं पढ़ा है, कवर नहीं किया है। तो इशू ऑफ डिबेंचर की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर पे खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे और कॉमर्स एकेडमी के मिशन की तरफ डे टू डे आप बढ़ रहे होंगे। तो 100 में 100 लाना है तो कॉमर्स एकेडमी पे आना है। इसी मिशन के साथ मिशन 2021 हम लोगों को कंप्लीट करना है, पूरा करना है, और आपके सपनों को साकार करने में कॉमर्स एकेडमी एक अहम भूमिका निभाएगा। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी इस पूरी यात्रा में हम कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो आप अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज, अपने प्रॉब्लम्स पूछते रहें और अपने प्रॉब्लम्स कमेंट्स में हमें बताते रहें, ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान निकाल सकें। चलिए, तो आज की क्लास में इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता क्या है सर? डिस्काउंट का मतलब है डियर, जब फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर डिबेंचर इशू किया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट। सर ऐसा क्यों होता है, लॉजिक क्या है इसके पीछे का? कहानी लॉजिक ये है कि जब कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं होती है, एक वर्ड कॉमर्स में गुडविल, नेम, फेम, रेपुटेशन बहुत बड़ी बात है। और आप ना नॉर्मल भी देखेंगे तो कहा जाता है कि इंसान का चरित्र जो होता है, करेक्टर जो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार मार्केट में आपका करेक्टर खराब हो गया, आपके ऊपर नेगेटिव करेक्टर का टैग लगा, तो फिर उसको हटाने में आपको कई जन्म लग जाते हैं। तो इसका मतलब यह नेम, फेम, क्वालिटी। जब आपकी नेम फेम अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है आपके गुड्स एंड सर्विसेज में, तो आपके नेम एंड फेम बढ़ने लगते हैं, जिसे हम गुडविल कहते हैं। कहते हैं जब गुडविल सर आपकी अच्छी होगी तो आपकी डिमांड अच्छी होगी, जब आपकी डिमांड अच्छी होगी तो आपकी प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो आप फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर शेयर बेचेंगे, यानी वहां पर प्रीमियम की बात होगी, जो आपने मेरे साथ शेयर के चैप्टर में पढ़ा। शेयर में जो प्रीमियम था, सेम कहानी वही डिबेंचर में भी प्रीमियम है। यानी एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मतलब होता है फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर जब कंपनी का शेयर या डिबेंचर इशू किया जाता है तो उसी को इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर एट प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम कंपनी के प्रॉफिट होता है। एंट्री हमेशा अलॉटमेंट पे करेंगे, जब तक क्वेश्चन आपको नहीं बताएगा। अलॉटमेंट पे ड्यू करते समय करेंगे। अलॉटमेंट पे एंट्री जब भी करेंगे, कहां पे करेंगे सर? ड्यू करते समय करेंगे। अच्छा जी सर, और क्या आपने बताया साथ में? ड्यू करने के साथ साथ मैंने आपको यह बताया कि अलॉट, जब आपसे क्वेश्चन साइलेंट होगा, आपसे क्वेश्चन एंट्री के बारे में कुछ नहीं कहेगा, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री अलॉटमेंट पे ड्यू करते समय आपको करना पड़ेगा। अच्छा जी सर, चलिए हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। सर आप बता रहे हैं प्रीमियम, मैं इसलिए बता रहा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का टॉपिक अगर मैं आपको डिबेंचर में ना भी पढ़ाऊं तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि शेयर में जो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम के रूल पढ़े हैं, सेम रूल आपका डिबेंचर में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। चलें आगे। हाँ जी सर, चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि जब कंपनी की गुडविल अच्छी होगी तो फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर डिबेंचर सेल होगा। लेकिन जब कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं होगी, गुडविल पुअर होगी, तो उस सिचुएशन में कंपनी की डिमांड मार्केट में कम होगी। जब आपकी डिमांड कम होगी तो डिमांड के कम होने के साथ साथ आपको अपने डिबेंचर की प्राइस को कम करना पड़ेगा। आपकी प्राइस जब तक कम नहीं होगी तब तक इन्वेस्टर आपके डिबेंचर को नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि जब उसको पैसा लगाना ही है तो वो ऐसी कंपनी के अंदर पैसा लगाना पसंद करेगा जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, जिसका नेम फेम अच्छा हो, जिसका रिटर्न अच्छा हो,
जिसकी सर्विस अच्छी हो, तो हर कोई अच्छा रिटर्न कमाना चाहता है, इसलिए वो ऐसी कंपनी में पहले पैसा लगाना पसंद करेगा। लेकिन कभी कभी हम मार्केट में जाते हैं एप्पल खरीदने, बनाना परचेज करने, तो हम देखते हैं कि बनाना हमें 60 रुपीज़ के जी, 60 रुपीज़ का हमें डजन दे रहा है, या हमें एप्पल 60 रुपीज़ के जी दे रहा है। बट बगल में ही हमारे पास 40 रुपीज़ के जी का भी एप्पल है, वो थोड़ा सा कम अच्छा है, लेकिन अगर रेट उसका भी 60 हो तो हम बेटर वाला एप्पल लेना पसंद करेंगे। लेकिन जब हमको ये बताता है कि सर ये थोड़ा सा छोटा है या थोड़ा सा इसमें डैमेज है और इसको हम आपको 60 में नहीं 30 रुपीज़ में हम आपको दे देंगे, तो हम कहते हैं चलो ठीक है, हमको ही तो खाना है, हम 30 वाला ही क्यों ना ले लें, हमारी सेविंग तो हो जाएगी। तो कभी कभी इन्वेस्टर डिस्काउंट पर जब उनको डिवेंचर मिल जाता है, तो जिस डिवेंचर को वो लेना नहीं चाह रहे होते हैं, उस डिवेंचर को भी वो परचेज कर लेते हैं। डिस्काउंट का मतलब फिर क्या हुआ सर? सॉरी, डिस्काउंट का मतलब सर क्या हुआ? डिस्काउंट का मतलब डियर ये हुआ कि जब कंपनी अपने डिबेंचर को फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर डिबेंचर को मार्केट में पब्लिक को इशू करती है, तो उसी को इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस होता है, लॉस को हमेशा हम डेबिट करेंगे। डेबिट कहां पे करेंगे? अलॉटमेंट पे। सर ड्यू करते समय या रिसीव करते समय, तो डिस्काउंट की भी एंट्री ड्यू करते समय होगी। ध्यान रखना है, प्रीमियम की भी एंट्री ड्यू करते समय होती है और डिस्काउंट की भी एंट्री ड्यू करते समय होगी। क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो एंट्री आपको हमेशा हमेशा डिस्काउंट की एंट्री अलॉटमेंट पे ही करनी पड़ेगी। यानी अगर क्वेश्चन आपसे डिस्काउंट के बारे में नहीं बता रहा है, तो डिस्काउंट की एंट्री कहां पर होगी सर? डिस्काउंट की एंट्री सर आपकी अलॉटमेंट पे होगी, ड्यू करते समय होगी, कहीं पर कोई डाउट नहीं है सर। चलें आगे। ओके, प्रीमियम में आपके रेट में प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड होता है, लेकिन जब आपको इसमें डिस्काउंट में क्वेश्चन बताया जाएगा तो उसमें डिस्काउंट एक्सक्लूडेड होगा, यानी डिस्काउंट आपका एक्सक्लूड करके बताएगा। अलॉटमेंट के रेट में डिस्काउंट आपका इंक्लूडेड नहीं होगा, डिस्काउंट को आपको अलग से प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि अलॉटमेंट का टोटल रेट क्या था। जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा, आपको भी मैं दिखाऊंगा, तो ये बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है सर, चलें? जी सर, चलते हैं। लिखा है आपके यहां पर कि जब कोई कंपनी फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर अपने डिवेंचर को इशू करती है, तो सर उसी को हम डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कहते हैं। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, सॉरी टॉपिक में, डिवेंचर आर सेड टू बी हैव बीन इशूड एट अ डिस्काउंट, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन इन द कंपनी एक्ट रिगार्डिंग द मैक्सिमम लिमिट फॉर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। कहते हैं ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। इशू करते समय हमारी मर्जी, हम जितना भी डिस्काउंट देना चाहे हमारी कंपनी, उतना डिस्काउंट हमारी कंपनी दे सकती है, ऐसी कोई लिमिट हमें नहीं बताई गई है। एज पर AS 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्या कहता है कि बोरोइंग कॉस्ट, कहते हैं जब आप डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू करते हैं ना सर, ये आपकी कंपनी के लिए लॉस हो जाता है। लॉस क्यों है? क्योंकि आप फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर अपने डिवेंचर को इशू कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी के लिए क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। अच्छा जी सर, अब इस लॉस को क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। जैसे फिक्टिटियस एसेट्स होता है, तो ये भी हमारे लिए एज अ फिक्टिटियस एसेट्स काम करता है, हम लोगों को इसे राइट ऑफ करना पड़ता है, तो कर लेंगे राइट ऑफ। क्या कह रहा है राइट ऑफ के बारे में? As per AS 16, borrowing cost and discount on issue or premium or redemption relating to a borrowing could be amortized over loan period. जितने टाइम तक हमारे पास लोन रहेगा, उतने टाइम के लिए हमें इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। यानी अगर किसी डिवेंचर को इशू करते समय हमने 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे दिया और वो डिवेंचर हमने 5 साल तक अपने पास रखा, तो 1 लाख डिवाइड बाई 5 यानी 20,000 ईच ईयर हमें डिस्काउंट का जो लॉस है उसे अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से राइट ऑफ करना पड़ेगा। एनी डाउट? नो डाउट सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कराऊंगा, ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी। बने रहिए मेरे साथ, कंप्लीट सेशन आप देखिए, आपका डाउट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर इसके राइट ऑफ की सारी कहानी हम लोग, इसका प्रॉपर प्रैक्टिकल पार्ट है वहां पर हम लोग देखेंगे। आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे और देख लेते हैं इसकी एंट्री, और एंट्री के साथ समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमें यहां पर मिलेगा। लिखा है X Limited issued 2500 15% debenture of 100 each at a discount of 10% payable as follows.
20 on application, 25 on allotment, and balance on first and final call. Application were received for 2000 debenture and the allotment was made. All the money were duly received. Expenses on issue of debenture amount to rupees 8000. Director decided to write off 1/5 of expenses on issue account and discount on loss account from statement of profit and loss account. पास नेसेसरी जनरल एंट्री। सर आप क्या क्या पढ़कर सुना दिए, कुछ समझ में नहीं आया हम लोगों को। चलो फिर से सुनाते हैं क्वेश्चन। बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कंटेंट क्लियर हो जाएंगे। डिबेंचर पढ़ने के पहले मैं आपसे बार बार क्यों कहता हूं कि आप शेयर पढ़ लो, इसलिए मैं कहता हूं माय डियर, क्योंकि जब आप डिबेंचर का क्वेश्चन लगाओगे ना, पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल आपको डिबेंचर में प्रोरेटा अलॉटमेंट का मिल जाएगा। लो जी, पहले पार होना चाहिए, प्रीमियम होना चाहिए, डिस्काउंट होना चाहिए ना, पहले ही क्वेश्चन में पार प्रीमियम के साथ आपको प्रोरेटा अलॉटमेंट। क्यों? क्योंकि राइटर को पता है, बुक को भी पता है, एग्जामिनर को भी पता है और आपके सिलेबस को डिसाइड करने वाले को भी पता है कि डिबेंचर के पहले आता है शेयर। शेयर में बच्चा सारा टॉपिक सीख चुका है, तो डिबेंचर में फिर से हम वो कहानी रिपीट नहीं करेंगे। तो डिबेंचर का क्वेश्चन आपका सीक्वेंस में नहीं होगा, ऑर्डर में नहीं होगा, जैसे आपको शेयर में मिलता है कि पहले एट पार मिला, फिर प्रीमियम मिला, फिर सीआईए मिला, फिर एडवांस मिला, फिर आपको फॉरफीचर मिला, फिर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन मिला, री इश्यू मिला, कैपिटल लेजर मिला। यहां पर आपको पहले ही क्वेश्चन में प्रीमियम मिल सकता है, पहले ही क्वेश्चन में अंडर सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, पहले ही क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। जैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा वैसे आपको क्वेश्चन करते चलना है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, डिबेंचर का चैप्टर कंप्लीट करने के पहले आप शेयर का चैप्टर जरूर कंप्लीट कर लें। जब तक शेयर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। अच्छा जी सर, चलिए क्वेश्चन में लिखा है कि सर एक लिमिटेड कंपनी है, 2500 शेयर, 15% डिबेंचर का रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसका हमें कोई लेना देना नहीं होता है। कहते हैं वो 2500 डिबेंचर इशू कर रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, 100 ईच फेस वैल्यू आपको क्वेश्चन में बताई गई 100। ओके सर, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कहते हैं सर 10% का डिस्काउंट है। जब भी रेट दिया होता है फेस वैल्यू पे निकलेगा, तो 100 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 10। इसका मतलब 100 का डिवेंचर हमारा मार्केट में 90 रुपीज में इशू हो रहा है। डिवेंचर है 100 का, लेकिन वो मार्केट में कितने में इशू हो रहा है? 90 रुपीज में इशू हो रहा है। अच्छा जी सर, आगे चलते हैं। आपसे कहां पे कितना कितना पैसा मंगाया गया? 25 एप्लीकेशन पे दे दो, 25 अलॉटमेंट पे दे दो, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। सर बैलेंस बचा कितना? सर बैलेंस बच गया आपका 40 रुपीज। कैसे 40 आया? सर जी 100 आपका फेस वैल्यू था, 10 आपका डिस्काउंट हुआ। कैसे? 10% है, 10% किसका निकलेगा सर? फेस वैल्यू का निकलेगा। तो फेस वैल्यू का 10% निकालोगे तो 10 ही तो आएगा। 100 माइनस 10 करोगे तो कितना बनेगा? 90। 90 में आपको 50 मिल चुका, तो कितना नहीं मिला? 40 नहीं मिला, 40 नहीं मिला। तो फर्स्ट कॉल का रेट सर कितना हो जाएगा? 40। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। चलिए चलते हैं आगे। लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 2000 शेयर। कहते हैं सर लेकिन जो एप्लीकेशन आया वो 2000 शेयर का आया, जबकि कंपनी ने इशू कितना किया था? 2500। और एप्लीकेशन कितने का आया? 2000 डिबेंचर का। ज्यादा आया कि कम आया सर? सर एप्लीकेशन कम आया। अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन सर? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या करते हैं? जितने शेयर का हमारे पास, जितने डिबेंचर का हमारे पास, डिबेंचर या शेयर दोनों में से सेम रूल है। पढ़ रहे हैं डिबेंचर तो हम डिबेंचर की बात करेंगे कि जितने डिबेंचर का एप्लीकेशन हमारे पास आएगा उसी डिबेंचर पर पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने इशू कितना किया था हम उसे भूल जाएंगे। ये रूल केवल अंडर सब्सक्रिप्शन में अप्लाई होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब जब आपके द्वारा इशू किए गए डिबेंचर से कम का एप्लीकेशन आता है तो उसी को अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। अच्छा जी सर, चलिए आगे चलते हैं। और क्या कहा गया क्वेश्चन में आपसे? क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि सर ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कहते हैं डिवेंचर को इशू करने का जो खर्चा है सर वो कंपनी को एक्सपेंसेज ऑफ इशू आ रहा है कितने का? 8000 का आ रहा है। अच्छा, और कह रहे हैं डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया कि राइट ऑफ करेंगे 1/5। आप जानते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एमोर्टाइज किया जाता है वो एक बार में नहीं किया जाता है, उसको एक हम रेशियो में करते हैं या एक शेयर में करते हैं एस्टिमेटेड बेस पर। तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है जो राइट ऑफ होगा कितना होगा? 1/5 होगा। किसका 1/5? कहते हैं
एक्सपेंसेज ऑफ लॉस ऑन इशू का और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का, दोनों का 1/5 हम लोग क्या करेंगे सर, राइट ऑफ करेंगे। कहां से करना है, फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईच ईयर। और आपसे कहा जा रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर फर्स्ट ईयर ओनली। आप केवल 1 साल की एंट्री करके दिखा दो, काम समझ में आ जाएगा। अच्छा सर, चलिए कर लें क्वेश्चन। जी सर, तो डिस्काउंट आपको समझ में आ जाएगा। इसी क्वेश्चन के बाद डिस्काउंट के बारे में ये कंसेप्ट अपनी कॉपी में लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। डिस्काउंट के बारे में क्या लिखेंगे कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। when company issued debenture less than face value, then it known as issue of debenture at discount। इशू ऑफ डिवेंचर एट क्या हो जाता है सर, डिस्काउंट हो जाता है। एनी डाउट? नो डाउट सर। डिस्काउंट होता क्या है कंपनी के लिए, आगे की कहानी सुन लो सर। जो हम डिस्काउंट पर अपने डिबेंचर को इशू करते हैं, वो डिस्काउंट एक्चुअली में कंपनी के लिए होता है लॉस। क्या होता है सर, डिस्काउंट लॉस होता है। लॉस की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे सर, लॉस का बिजनेस में कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। एंट्री कहाँ पे करेंगे, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहता है डिस्काउंट के बारे में, तो इसकी एंट्री हमेशा अलॉटमेंट पे होगी। अलॉटमेंट पे रिसीव करते समय या ड्यू करते समय सर हमेशा इसकी एंट्री ड्यू करते समय होगी। यानी दो एंट्री होती है, रिसीव वाली एंट्री बैंक की होती है, ड्यू वाली एंट्री में बैंक नहीं होता है। तो ड्यू वाली एंट्री में आपको डिस्काउंट की एंट्री करना पड़ेगा। अलॉटमेंट की पहली एंट्री ड्यू करने की ही होती है। पॉइंट क्लियर है? ओके सर। एंट्री जैसे मैं आपको बता दूं कैसे एंट्री आपको बनती है, तो आप लिखते हैं 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ये पहली एंट्री आप करते हैं। अगली एंट्री क्या करते हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 12% क्या लिखते हैं आप, डिबेंचर अकाउंट। यही तो लिखते हैं? हाँ जी सर, यही लिखते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि कंपनी ने इशू कितना किया था। तो हम लिख देते हैं XYZ लिमिटेड इशूड 2000। मैं क्वेश्चन थोड़ा इजी कर ले रहा हूँ, अपने लैंग्वेज में कर ले रहा हूँ, आप नहीं करोगे। 2000 12% डिबेंचर at the rate 100 each with क्या 10% डिस्काउंट, विथ 10% डिस्काउंट। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ सर ये क्लियर है पॉइंट। आगे आपसे रेट बताया गया क्वेश्चन में, क्या क्या रेट बताया गया कि सर एप्लीकेशन का जो रेट है आपका क्वेश्चन में, एप्लीकेशन कितना है, तो क्वेश्चन में एप्लीकेशन का रेट आपको बताया गया 25। अलॉटमेंट का रेट कितना बताया गया
अलॉटमेंट का रेट आपको बताया गया क्वेश्चन में 25। फर्स्ट कॉल का रेट कह रहा है बैलेंस, तो फर्स्ट कॉल का रेट आपका कितना हो जाएगा, टोटल ये 90 होना चाहिए था। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर 10% आपसे डिस्काउंट कहा गया है, तो डिस्काउंट आप कैसे निकालोगे, तो डिस्काउंट सर हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा, चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट, जब भी आपको दिया हो फेस वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100 कर देंगे, रेट अपॉन 100। तो फेस वैल्यू कितना है क्वेश्चन में सर 100, रेट कितना है सर 10%, तो कितना आ जाएगा डिस्काउंट सर 10 का, आपका ₹10 का डिस्काउंट आ जाएगा, ₹10 का क्या आ जाएगा डिस्काउंट। ये सर कट हो गया क्या, हाँ ₹10 का आपका डिस्काउंट आ जाएगा। तो 10 का डिस्काउंट आया, 100 का आपका डिवेंचर था, तो 10 आपको मिलना नहीं है, तो मिलेगा केवल कितना 90, 50 मिल चुका है, तो फर्स्ट कॉल का जो बैलेंस है वो कितना हो जाएगा 40। मैंने एक बात आपको अभी बताई पढ़ाते हुए कि एंट्री जब भी होगी डिस्काउंट की कहाँ पर होगी, अलॉटमेंट पे होगी, और अलॉटमेंट में डिस्काउंट आपका एक्सक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड नहीं होता है, तो आपको डिस्काउंट इसमें ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब टोटल आपका एक्चुअली में रेट था 35 का, लेकिन 10 का डिस्काउंट देना पड़ा, इसलिए कंपनी ने अलॉटमेंट पे केवल कितना मंगाया 25 मंगाया। एनी डाउट, नो डाउट, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री, नेसेसरी जनरल एंट्री आपको पास करनी है। कर लेते हैं सर एंट्री। सबसे पहले एंट्री कहां पे करते हैं सर, एप्लीकेशन की। एंट्री नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन। क्या एंट्री बनेगी एप्लीकेशन की सर, एप्लीकेशन की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा सर, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और अगली एंट्री क्या लिखनी पड़ेगी, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 2000 आपके डिबेंचर हैं और रेट आपका है 25 का, तो 25 इंटू, यहाँ पे मैं वैल्यू आपको फिल करा देता हूँ, 2000 इंटू आपको 25 करना है, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 करोगे तो कितना 50,000 आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब एप्लीकेशन पे आपको रिसीव होगा 50,000 और आप उस एप्लीकेशन के पैसे को डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर दोगे, कितना 50,000। इस एंट्री में आपको कहीं कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं पढ़ाई है, बहुत सिंपल बात। एप्लीकेशन की 2 एंट्री केवल हमने आपको सिखाई है, रिसीव की और ड्यू की। पहली एंट्री रिसीव होती है, दूसरी आपकी ड्यू होती है, वही दोनों बात आपने मेरे साथ सीखी है, कुछ भी नया अभी तक आपने इस एंट्री में नहीं सीखा है। अगली एंट्री सर कहाँ की होती है, अगली एंट्री सर आपकी होती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री करते समय सर क्वेश्चन में डिस्काउंट है उसका केवल ध्यान रखना है। अच्छा सर, अलॉटमेंट की एंट्री पहले किस बात की होती है, ड्यू करने की। क्या एंट्री बनेगी, 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, 12% डिबेंचर अकाउंट। अच्छा जी सर, अगली एंट्री किस बात की होती है सर, डिस्काउंट भी था क्वेश्चन में, आपने डिस्काउंट ध्यान नहीं दिया, तो डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा सर, डेबिट करना पड़ेगा। इसको हम डिस्काउंट भी लिख सकते हैं और इसका एक नाम और है, उसका नाम है, इसका दूसरा नाम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखो चाहे डिस्काउंट लिखो, दोनों का मतलब सेम है। टू 12% डिबेंचर अकाउंट, 12% क्या लिखेंगे, डिबेंचर अकाउंट। इसके बाद वाली एंट्री क्या बनती है सर, रिसीव की एंट्री बनती है और एंट्री बनती है
बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। रिसीव वाली एंट्री में आपको डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अमाउंट फिल किया जाए? हाँ सर, अमाउंट फिल करते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं सर? 2000 है। तो 2000 है तो 2000 इंटू डिबेंचर में कितना लिखेंगे? 25 लिखेंगे। क्वेश्चन में रेट दिया था डिबेंचर का, और 2000 इंटू डिस्काउंट हम लोगों ने निकाला कितना आया था? 10। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 12% डिबेंचर 2000 इंटू 35 हो जाएगा। वेरी सिंपल। सर कितना लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे 50,000, यहाँ पर लिख देंगे कितना सर? 10,000, यहाँ पर कितना लिख देंगे सर? 60,000। सर हमें रिसीव कितना होगा? 60 या 50? डिस्काउंट कभी मिलता है क्या? नहीं सर, डिस्काउंट कभी रिसीव नहीं होता है। तो नहीं होता है तो भूल जाओ डिस्काउंट को। कितना रिसीव कर लोगे? 50,000। ये आपकी एंट्री होगी डिस्काउंट की। ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट लगता है तो पूछ लीजिए। डिस्काउंट डेबिट होगा, रेट आपको क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा या रेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, नंबर ऑफ डिबेंचर आपके पास होंगे ही, केवल आपको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा सर, इसके बाद किस बात की एंट्री करेंगे? फर्स्ट कॉल। चलिए फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट ही हमारा फाइनल है यहाँ पर, तो फर्स्ट एंड सर पूरा नाम इनका लिखना पड़ेगा। 12% फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 12%। सर ऐसे कैसे कर लेंगे आप? 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। कितना आसान है, क्लास 2 की वर्किंग। 12% डिबेंचर अकाउंट। अगली एंट्री में क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। रेट सर इसका बैलेंस हम लोगों ने 40 निकाला था, तो फाइनल कॉल अकाउंट। तो 40 कितना हुआ सर? रेट 40 है और नंबर ऑफ डिबेंचर तो आपके सेम है, कितने? 2000। तो 2000 इंटू क्या कर देंगे? 40, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी सर? 80,000 डेबिट कर लेंगे, 80,000 को क्रेडिट कर देंगे। ये हमारी ड्यू वाली एंट्री हो गई। 80,000 को हम रिसीव कर लेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। आपके क्वेश्चन में कुछ राइट ऑफ करने के लिए भी कहा गया है। क्या क्या राइट ऑफ करा रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि सर जो आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, जिसको हम डिस्काउंट भी कह सकते हैं, जो एक्चुअली में क्वेश्चन में है कितना? 10,000 रुपीज़ 10,000 है। और आपका इशू एक्सपेंसेस जो कि क्वेश्चन में आपको बताया गया है, कितना बताया गया है? रुपीज़ 8,000। टोटल कितना हुआ सर? दोनों का टोटल अगर हम लोग करें तो दोनों का टोटल हमारा आ रहा है 18,000। कहते हैं इस 18,000 का 1/5 राइट ऑफ करना है, तो इसका 1/5 निकाल लेते हैं। 1/5, 5 3 जा 15, 5 6 3600 हमें राइट ऑफ करना है। कहाँ से करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करोगे, क्या एंट्री करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आप कंपनी में हैं तो फिनेंशियल स्टेटमेंट आपका लिखा जाता है, तो लिखेंगे क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने स्टेटमेंट लिखा है। स्टेटमेंट अकाउंट नहीं होता है, अकाउंट स्टेटमेंट नहीं होता है। और 2 क्या लिखेंगे? शेयर इशू एक्सपेंसेस
और क्या लिखेंगे, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जिसको आप डिस्काउंट भी कहते हैं, उसी का ये दूसरा नाम है। ठीक है सर, अमाउंट फिल कर दिया जाए। हाँ सर चलिए फिल कर देते हैं। तो 3600 आपने निकाला था, कैसे निकाला था वो हमने आपको बताया, फिर से हम आपको बता देते हैं। दोनों का अलग अलग निकाल दें क्या? हाँ सर निकाल दीजिए। इनका आप निकालोगे तो इनका आएगा 1600, इनका आप निकालोगे तो 2000। कैसे सर? 10,000 था इनका, 1/5 राइट ऑफ करना है तो 1/5 निकाल दो। 1/4 करना होता तो 1/4 कर देते, जैसा क्वेश्चन हमसे कहता। इनका कितना था? 8,000 था और इनका भी 1/5 निकाल दो। दोनों का अलग अलग निकाल दो, एक साथ निकाल दो, बात एक ही है। कितना राइट ऑफ हो जाएगा? 3600 आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। एक साथ करना चाहते हो तो दोनों का टोटल लगाओ 18,000, 18,000 का 1/5 कर दो, तब भी आपका आंसर ₹3600 आ जाएगा। तो देख लो, आप दोनों देख लो, जो आपको सही लगता है। आप इंडिविजुअली कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। ये रही डिस्काउंट की कहानी। तो डिस्काउंट के बारे में आपको बात समझ में आ गई होगी कि डिस्काउंट की एंट्री केवल अलॉटमेंट पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अलॉटमेंट पे हम लोग डिस्काउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। हमें रेट दिया होगा या रेट हमें निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर होंगे, मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे। चलिए सर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आगे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में? पहले तो ये कंसेप्ट आपको दिखाते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है कहाँ। ये तो आपका डिस्काउंट की कहानी। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश तो अभी नहीं पढ़ाएंगे, उसको बाद में पढ़ाएंगे, सबसे लास्ट में, उसको सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक होता है अदर देन कैश, लेकिन डिवेंचर में बहुत पूछा जाता है। प्रीमियम वाली कहानी क्या थी? प्रीमियम वाली कहानी बस इतना है कि फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पर इशू करेंगे तो वही प्रीमियम है। प्रीमियम की एंट्री होती कहाँ पे है? तो सर प्रीमियम की एंट्री हमेशा हमेशा अलॉटमेंट पे होगी। जब तक क्वेश्चन आपसे नहीं बताएगा आप प्रीमियम की एंट्री अलॉटमेंट पर ही करेंगे। चलिए अब आपको पढ़ाते हैं। प्रीमियम यहाँ नहीं कराएंगे क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी कवर्ड है, कुछ भी नहीं है प्रीमियम में हम जो नया आपको पढ़ा पाएँ। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाएंगे तो आप भी बोर होंगे और हम तो होंगे ही होंगे। तो आज का अगला टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मैंने आपसे कहा था जब कंपनी किसी बैंक से या किसी आउटसाइडर से लोन लेती है तो उसको कंपनी को दो सिक्योरिटीज रखनी पड़ती हैं। एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटी, एक होती है सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो प्राइमरी सिक्योरिटी के फॉर्म में तो कंपनी कुछ भी रख सकती है। सेकेंडरी सिक्योरिटी के फॉर्म में जब कंपनी अपने डिवेंचर को सिक्योरिटी के फॉर्म में रखती है तो उसी को हम कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी की कहानी यहाँ पर लिखी है, आप पढ़ भी लेंगे, मतलब उसका सेम है। इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है? पहले मेथड को फॉलो करने वाले लोग ये कहते हैं कि जब आप डिवेंचर को सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू करोगे तो उसे हम इशू ऑफ डिवेंचर नहीं मानेंगे। वो सिक्योरिटी रखी जा रही है, वो कोई इशू नहीं है, कोई डिवेंचर इशू नहीं किया जा रहा है। और जब सिक्योरिटी रखी जाती है तो सिक्योरिटी रखते समय हम इशू ऑफ डिवेंचर की कोई जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे। सर तो नहीं करेंगे तो स्टेप नंबर 1 आपके फर्स्ट वाला मेथड आपका अप्लाई हो जाएगा। दोनों की बैलेंस शीट भी सेम आती है, बस दो एजम्पशंस हैं अलग अलग लोगों का। कुछ लोग कहते हैं कि जब डिवेंचर को सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा जाता है तो हम उसे इशू ऑफ डिवेंचर मानेंगे। ये सेकंड मेथड वालों का एजम्पशन है। फर्स्ट मेथड वाले जो हैं, पहले मेथड जो लोग फॉलो करते हैं फर्स्ट मेथड में, उनका ये मानना है कि जब भी डिवेंचर को सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा जाता है तो वो आपका सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा हुआ डिवेंचर इशू ऑफ डिवेंचर नहीं कहलाता है। सर आप पढ़ाते हैं, आप बताइए आप दोनों मेथड में से किसको प्राथमिकता देते हैं? मैं एज अ टीचर फर्स्ट मेथड को प्राथमिकता देता हूं। सिक्योरिटी के फॉर्म में हमने रखा तो इसका मतलब हमने डिवेंचर इशू नहीं किया। कैसे? मान लीजिए मैंने लोन लिया बैंक से, और बैंक से लोन लेने का मतलब लिया और बदले में हमने अपने कार की प्रॉपर्टी, कार के पेपर रख दिए। कार का पेपर हमने रखा तो कार हमने बेचा नहीं है, केवल वो सिक्योरिटी है, उसको हमने इशू नहीं किया है, केवल वो सिक्योरिटी है। जब हम लोन का पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो इतना पावर है उस बैंक के पास कि मेरे कार को सेल करके अपना लोन वो पेमेंट कराएगी। बट अगर हम पेमेंट कर देते हैं टाइम के अंदर, कमिटमेंट पूरा करते हैं, तो वो कार कंपनी को वापस करना पड़ेगा। तो वो इशू ऑफ डिवेंचर नहीं है मेरे हिसाब से। बट एग्जाम में आपको ये ओपिनियन नहीं लिखना है। एग्जाम में दो मेथड आपको मिलेंगे। जब पहला वाला मेथड आपका रहेगा तो पहला वाला मेथड कहता है इन दिस मेथड नो एंट्री नीडेड टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ एंट्री बुक ऑफ द
as the debenture are not actually issued but only given away as a collateral security. As such, under this method, entry is passed only for taking a loan. पहले वाले मेथड में लोन लेने की केवल एंट्री की जाती है, डिबेंचर को इशू करने की कोई भी एंट्री हम लोग पास नहीं करते हैं। कोई बड़ी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। लोन लेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लोन लेंगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा। कहाँ पे आएगा सर? बैंक में। तो बैंक में आएगा तो बैंक एसेट्स है, डेबिट है, बढ़ जाएगा। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक को डेबिट करेंगे। बैंक लोन लायबिलिटी है, उसको क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट कर देंगे। पहला मेथड आपका कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड मेथड कहते हैं इन दिस मेथड द एंट्री फॉर इशूइंग डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी इज ऑल्सो रिकॉर्डेड। कहते हैं यहाँ पर दो एंट्री होती है, एक तो लोन लेने की एंट्री होगी और साथ में जो डिबेंचर सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू किया गया है, जो डिबेंचर सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू किया गया है उसे यहां पर इशू ऑफ डिबेंचर माना जाता है और उस केस में एंट्री की जाती है क्या? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। और जब बाद में सिक्योरिटी का पैसा वापस आ जाता है तो इसी एंट्री को हम रिवर्स कर देते हैं और हमारी एंट्री क्या बन जाती है? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो आइए दिखाते हैं वो भी एंट्री आपको। पहली एंट्री किस बात की है? लोन लेने की। लोन लेने की एंट्री दोनों मेथड में कॉमन है, बस पहले मेथड का ये कहना है कि जब हम डिबेंचर को सेकेंडरी सिक्योरिटी के फॉर्म में किसी बैंक के पास रखेंगे तो उसे हम कोलेटरल सिक्योरिटी बोलेंगे, लेकिन उसको हम इशू करने की कोई एंट्री पास नहीं करेंगे क्योंकि वो इशू ऑफ डिबेंचर नहीं है, वो केवल एक सिक्योरिटी रखी जा रही है बैंक के पास। लेकिन जब दूसरे वाले मेथड में आएंगे तो इसको मानने वाले जो इकोनॉमिस्ट है उनका ये कहना है, अकाउंटेंट जो है उनका कहना है कि दूसरे वाले मेथड में सर आपको क्या करना पड़ेगा? दो दो एंट्री पास करनी पड़ेगी, एक इशू करने की और साथ में एक एंट्री आपको करनी पड़ेगी डिबेंचर सस्पेंस के नाम पर। जो आपने सिक्योरिटी इशू किया उसकी भी एंट्री करो आप। और एंट्री नंबर 2 क्या बनेगा? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। और जब आपका लोन वापस हो जाएगा, जब आपको सिक्योरिटी वापस मिलेगी तो यही एंट्री आपकी क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी। बस यही चेंजेज है दोनों में। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, फर्स्ट मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है, इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, एग्जांपल में दोनों आपको मेथड भी सुना देते हैं। अ कंपनी हैड 10,12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2017। एक कंपनी है जिसके पास 10 लाख का लोन 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट की रेट से 1 अप्रैल 2017 को आउटस्टैंडिंग था यानी ड्यू था। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टू का लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीज का लोन लिया, किससे? SBI बैंक से। अच्छा सर, विच द कंपनी प्लेस्ड विद द बैंक डिबेंचर ऑफ 2,50,000। कहते हैं इसके लिए कंपनी ने बैंक के पास डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा है। यहां पर कंपनी ने डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी और 2,50,000 के डिबेंचर रखे हैं। हमेशा जब सिक्योरिटी रखी जाती है तो प्रिंसिपल मनी से उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा सर, पास जनरल एंट्री इफ any also show how the debenture and bank loan will be appear in the company's balance sheet as at 31st March 18। solution first method। आपसे क्वेश्चन में मेथड से नहीं कह रहा है तो आप दोनों मेथड अप्लाई करेंगे। पहले मेथड देखिए क्या कह रहा है। व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी नो एंट्री इज पास्ड फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन दिस मेथड। कहते हैं पहले वाले मेथड में जो सिक्योरिटी हम रख रहे हैं उसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, केवल जो हमने 2 लाख रुपए का SBI बैंक से लोन लिया है सर उसी की एंट्री करेंगे। और क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट में अमाउंट कितना लिखेंगे? 2 लाख 2,50,000 क्या था? कोलेटरल सिक्योरिटी का रेट था, कोलेटरल सिक्योरिटी का अमाउंट था। फर्स्ट मेथड में कोलेटरल सिक्योरिटी यानी डिबेंचर को सिक्योरिटी के फॉर्म में रखने की कोई एंट्री पास नहीं होती है। ओके सर, क्लियर होगी बात। चलिए बैलेंस शीट में आ जाते हैं। नरेशन भी लिख देंगे। लोन टेकन फ्रॉम द बैंक एज ₹2,50,000 डिबेंचर डिपॉजिटेड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ये नरेशन की बात है। ये कौन सी बड़ी बात, बस आपको नरेशन में बता देना है कि आपने 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर को सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा है और केवल लोन लेने की एंट्री पहले वाले मेथड में आप करेंगे, बाकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट आप देख लीजिए। बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको स्टेटमेंट ऑफ PL, साथ में आप पढ़ भी सकते हैं, आपकी बुक में होगा। क्या होता है? पर्टिकुलर नोट नंबर
प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपका होता है, उसमें फिर आपको नॉन करंट लायबिलिटी मिलेगा, फिर उसमें आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मिलेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कहते हैं सर पहले का लोन हमारा 10 लाख का था, आज की डेट में हमारा लोन 12 लाख हो गया, हो भी जाना चाहिए। 2 लाख रुपए का आपने बैंक से लोन लिया है तो आपका लोन 2 लाख से बढ़ना चाहिए। अब वर्किंग नोट में चल के देखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में इनकी क्या बातें आपको बताई गई हैं। चलिए वर्किंग नोट नंबर 1 में हम आपको इनकी सारी बातें दिखाते हैं, आपको समझ आएगा क्या क्या हो रहा है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप सभी को पढ़ना है, रटना है, याद करना है। आपकी बुक में पार्ट 3 में होगा जिसमें रेशियो है, जिसमें कैश फ्लो है, वहां पर आप जब भी फ्री होइए आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट, हेड सब हेड याद कर डालिए, पढ़ डालिए। मैं भी आपको पढ़ाऊंगा लेकिन वो फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, साथ में इस चैप्टर में शेयर डिबेंचर की बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। वो आपका केवल रट्टाफिकेशन पार्ट है, आपको फॉर्मेट रटना है, फॉर्मेट लिखना है और फॉर्मेट का सीक्वेंस याद करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फॉर्मेट का सीक्वेंस कि कौन सा किस जगह पे आएगा। चलिए नोट्स टू अकाउंट में क्या करते हैं, कंपनी एक्ट शेड्यूल 3 के हिसाब से जब बैलेंस शीट बनती है तो आपको पता है वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बनाकर नोट नंबर के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं सर 12% का डिवेंचर हमारे पास पहले से था जो कितने का था, 10 लाख का था। इस बार हमने बैंक लोन ले लिया 2 लाख का, जिसके पीछे 2,50,000 की कोलेटरल सिक्योरिटी हमने रखी है। तो 10 पहले का था, 2 लाख का हमने लोन लिया, तो टोटल हमारा लोन कितना हुआ, 12 लाख। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपकी बैलेंस शीट में जो लोन दिखाया जा रहा है वो लोन कितने का दिखाया जा रहा है, तो सर वो 12 लाख का लोन दिखाया जा रहा है, जो कि पहले 10 का था, अब कितना हो गया 12 लाख। पहले वाले मेथड में कोलेटरल सिक्योरिटी को कहीं कोई वेटेज नहीं दिया जाता है, केवल उसको इनर कॉलम में ब्रैकेट में लगाकर एज अ इंफॉर्मेशन केवल आपको बता दिया जाता है। अच्छा जी सर, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर, नो प्रॉब्लम। चलिए दूसरे वाले मेथड की कहानी सुन लेते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी का मेथड नंबर 2। कहते हैं व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड। पहली एंट्री तो आप करेंगे ही करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 2 लाख, साथ में आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी डिवेंचर को सिक्योरिटी के फॉर्म में रखने की। और कितने का डिवेंचर आपने सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा, सर 2.5 लाख रुपए का, 2,50,000 का एंट्री बनी। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। एनी डाउट? नो डाउट सर। चलिए एंट्री हमने कर दी। सर इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में भी पड़ेगा? बैलेंस शीट में तो सेम रहेगा भाई, लोन तो आपने 2 लाख रुपए का ही लिया, सिक्योरिटी रखने से लोन पे कोई इंपैक्ट पड़ता है, बस आपका लोन सिक्योर्ड हो जाता है, अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो चाहे आप पहला मेथड अप्लाई करें चाहे आप सेकंड मेथड अप्लाई करें, आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी, बैलेंस शीट आपका 10 और 12 से टैली होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का लोन आपका था 10 लाख, इस ईयर आपने 2 लाख का लोन और लिया, तो 10 + 2 आपका लोन हो जाएगा 12 लाख। इसका आप पूरा तरीके से ध्यान रखेंगे, यहां तक कोई चेंज नहीं। चेंज कहां होगा सर? नोट नंबर में। आइए सर देख लेते हैं नोट नंबर क्या कह रहा है। सिंपल सी कहानी कह रहा है नोट नंबर, सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पहले से हमारे पास थे कितने के, 12,50,000। कहां से आया सर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सारी बातें आती हैं, जिसमें 12% डिवेंचर हमारे पास, 12% डिवेंचर कितना थे हमारे पास, 12,50,000। सर 12% डिवेंचर 12,50,000 कैसे हो गए? 10 लाख के आपके क्वेश्चन में दिए थे। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि आपके पास जो डिवेंचर थे वो कितने के थे। सर आपके पास पहले से डिवेंचर थे क्वेश्चन में 10 लाख के, ये देखिए ना 10 लाख का डिवेंचर आपको मिलेगा 12% वाला। इसी के लिए आपने 2,50,000 की सिक्योरिटी इशू कर दी। तो दूसरे वाले मेथड में क्या करते हैं, 10 प्लस सिक्योरिटी ऐड कर लेते हैं। पहले 10 लाख हमारे पास पहले से था, यहाँ पे मैंने लिखा 10 लाख प्लस 2,50,000 की कोलेटरल सिक्योरिटी ऐड कर लो, कितना आएगा 12,50,000। फिर कहते हैं डिवेंचर सस्पेंस, एक्चुअली में कोई डिवेंचर नहीं है सर, आप उसको एक बार प्लस करो, दोबारा उसको आप लेस कर दो, माइनस कर दो 2,50,000 का। नेट वैल्यू कितनी आई 10 लाख, लोन कितने का लिया 2 लाख, टोटल कितना है 12 लाख। तो बात तो वही बनी, एक बार आप प्लस करते हो एक बार आप माइनस करते हो, अल्टीमेट आपका आंसर सेम आता है। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि आप पहले वाले मेथड को प्रायोरिटी दो, बट एग्जाम में आपसे जैसा कहेगा, अगर आपसे एग्जाम में कहता है कि दोनों मेथड सॉल्व करो, या आपसे कहता है पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो आपको बताना पड़ेगा फर्स्ट मेथड से ये प्रेजेंटेशन, सेकंड मेथड से ये प्रेजेंटेशन। एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है ये टॉपिक, तो प्लीज इस टॉपिक पे आप कमांड बनाएंगे, इसके बारे में आप पढ़ेंगे भी। चलिए सर आगे चलते हैं, अगले टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये टॉपिक हम कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। लिखा है
अकाउंटिंग फॉर, क्या लिखा है, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। अच्छा सर, इसी का तो इंतजार था, ये पार्ट हम आपको कराने चल रहे हैं कि ये 6 कंडीशंस आपको है, सारी कंडीशंस आपको पढ़ानी पड़ेंगी। चलिए एक कंडीशन आपको, एक चीज़ और पढ़ा देते हैं इसके पहले अदर देन कैश पढ़ा देते हैं, ताकि हमें फिर से वापस ना आना पड़े आप सबके लिए कि अदर देन कैश कंसिडरेशन क्या होता है, उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। अदर देन कैश कंसिडरेशन क्या होता है सर? अदर देन कैश कंसिडरेशन का मतलब होता है सर, जब कोई कंपनी अपना डिवेंचर इशू करती है, किसके लिए, शेयर या डिवेंचर, दोनों में ये रूल आपका कॉमन है। कहते हैं जब कोई कंपनी अपना डिवेंचर इशू करती है, किस चीज़ के लिए सर? फॉर द एसेट्स, प्रॉपर्टी के लिए अपना डिवेंचर इशू करती है, उसी को हम अदर देन कैश कंसिडरेशन कहते हैं। यानी आपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीदा, बदले में आपने अपनी कंपनी का डिवेंचर दे दिया। डिवेंचर या तो पार पे दोगे, या तो प्रीमियम पे देंगे, या तो आप किस पे देंगे, डिस्काउंट पे देंगे। बहुत आसान है, शेयर में पूरा पार्ट आप पढ़ चुके हैं, बस शेयर में आपने डिस्काउंट वाला पार्ट नहीं पढ़ा था, वो पार्ट मैं आपको सिखाता हूं। तो लिखा है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जब कोई कंपनी मार्केट से कोई एसेट्स परचेज करती है और बदले में अपनी कंपनी का डिवेंचर इशू कर देती है, और उसी को हम अदर देन कैश कंसिडरेशन कहते हैं। इस सिचुएशन में कंपनी के पास डिवेंचर की वजह से कोई कैश नहीं आता है, एसेट्स आती है, बदले में कंपनी डिवेंचर दे देती है। तो 3 सिचुएशन है, या तो आप इशू एट क्या करोगे, पार करोगे, या तो इशू एट क्या करोगे आप, प्रीमियम, या तो इशू एट क्या करोगे आप, डिस्काउंट करोगे। सर ये 3 एंट्री आपकी हैं। पहली एंट्री आपकी कॉमन है, जब भी आप एसेट्स खरीदते हैं, ये शेयर में भी कॉमन है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्रेडिट में एसेट्स परचेज करोगे, क्लास 11th में आपको हमने पढ़ाया होगा कि सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट कहता है रिसीवर को डेबिट करो, गिवर को क्रेडिट करो। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर सर रियल और पर्सनल अप्लाई हो रहा है। जब हम लोग एसेट्स परचेज करेंगे तो एसेट्स हमारे बिजनेस में आएगा, एसेट्स आएगा तो एसेट्स को डेबिट करेंगे। कौन देगा एसेट्स? वेंडर। वेंडर कौन है? पर्सन। रिसीवर या गिवर? गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो सर ये गिवर हो जाएगा। क्लास 11th में एंट्री पढ़कर आए हो, शेयर में आपने मेरे साथ पढ़ा ही है, ये कॉमन एंट्री हो जाएगी। अब बात आएगी इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट की। पार पे इशू करोगे तो क्या लिखोगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। प्रीमियम पे करोगे तो सर वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू एसपीआर। कौन सी बहुत बड़ी बात है सर, जब आप डिस्काउंट पे आ जाओगे, आज ही मेरे साथ आपने डिस्काउंट पढ़ा कि डिस्काउंट जब भी रिकॉर्ड करोगे डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या कर लोगे? डिवेंचर अकाउंट। क्वेश्चन कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट, बस इतनी सी बात है। बस इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि आपको इशूड प्राइस निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर आपको पता होने चाहिए। जब तक आपको नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं पता होगा, तब तक प्रीमियम का अमाउंट, डिस्काउंट का अमाउंट आप एंट्री में नहीं लिख पाएंगे। एट पार में नंबर ऑफ डिवेंचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट में आपको नंबर ऑफ डिवेंचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला देख लो। नंबर ऑफ डिवेंचर का फॉर्मूला क्या होता है सर? नंबर ऑफ डिवेंचर इक्वल टू नंबर ऑफ डिवेंचर इक्वल टू आपका होता है फॉर्मूला बैलेंस पेमेंट, बैलेंस पेमेंट अपॉन इशूड प्राइस, बैलेंस पेमेंट अपॉन इशूड प्राइस। बैलेंस पेमेंट अपॉन क्या हो जाता है? इशूड प्राइस हो जाता है। एग्जाम्पल सर पहले बैलेंस पेमेंट बताइए, बैलेंस पेमेंट क्या है? बैलेंस पेमेंट का मतलब है यहां पर बैलेंस पेमेंट इक्वल टू टोटल अमाउंट पेबल, जो आपको टोटल अमाउंट पे करना था, टोटल अमाउंट पेबल जो आपको टोटल अमाउंट पे करना था, माइनस अमाउंट पे इन कैश, अमाउंट पे इन कैश आर चेक। ड्राफ्ट से पेमेंट कर दिया आपने, चेक से पेमेंट कर दिया, बैंक से पेमेंट कर दिया, जितना आपने पेमेंट कर दिया, जितने का आपने एसेट्स खरीदा, यहाँ पर एसेट्स की टोटल वैल्यू लिखो, उसमें से जो पेमेंट आपने कैश में कर दिया उसको माइनस करो, जो बचेगा आपके लिए क्या कहलाएगा? बैलेंस पेमेंट कहलाएगा। सर इशूड प्राइस क्या कहलाती है? ये देख लो, इशूड प्राइस, इशूड प्राइस इन केस ऑफ एसपीआर,
इन केस ऑफ एसपीआर जो आपका इशूड प्राइस होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला लिखे रहेंगे, क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, नोट्स बनाते चलेंगे। जब भी आप लेक्चर देखेंगे नोट्स नहीं बनाएंगे, केवल आप लेक्चर देखेंगे, बेड पर लेट कर नींद आएगी, सो जाएंगे और लेक्चर भी डिलीट हो जाएगा दिमाग से। फिर आप कहेंगे सर समझ नहीं आया, कुछ काम तो करते ही नहीं है आप। यहाँ हम लोग रात रात जग के पहले नोट्स पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, बनाते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं। आप क्या करते हैं, बस आपने ऐसे गाना सुन रहे हैं, घर में म्यूजिक चल रही है, काम चल रहा है, आप लेक्चर देख रहे हैं, दोस्त का फ़ोन आ रहा है और साथ में कह रहे हैं सर लेक्चर समझ में नहीं आता है। मेहनत उस लेवल पे जाके करोगे तभी बात समझ में आएगी, नहीं करोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। चलिए, तो एसपीआर के केस में आपका इशूड प्राइस क्या हो जाता है, फेस वैल्यू प्लस एसपीआर। फेस वैल्यू प्लस एसपीआर ये आपकी इशूड प्राइस कहलाती है। डिस्काउंट के केस में क्या हो जाता है, डिस्काउंट के केस में आपका इशूड प्राइस का फॉर्मूला हो जाता है क्या, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। फेस वैल्यू माइनस क्या हो जाता है सर, डिस्काउंट। इसको हम इशूड प्राइस, इशूड प्राइस का मतलब जिस प्राइस पर हमारा शेयर या डिबेंचर इशू हो रहा है, डिबेंचर के चैप्टर में है, यानी जिस प्राइस पर हम डिबेंचर को इशू करते हैं वही हमारे लिए इशूड प्राइस कहलाता है। अच्छा जी सर, आगे चलें, जी सर आगे चलिए। तो इशूड प्राइस के बाद डिस्काउंट के बाद अगर एट पार होता सर, तो एट पार में आपका इशूड प्राइस क्या बनता, इसीलिए तो मैंने नहीं बताया कि जो आपकी फेस वैल्यू होती है वही फेस वैल्यू आपके लिए इशूड प्राइस बन जाती है। इन केस ऑफ एट पार इशूड प्राइस आपके लिए बन जाती है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सब, एनी डाउट, नो डाउट सर, पक्का ना। चलें आगे, हाँ जी सर चलते हैं। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो, मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। वैसे तो क्वेश्चन आपके इसमें भी दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 8 दिया तो है। इसमें क्या लिखा है, एक कंपनी है परचेज करी एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 9,90,000। 9,90,000 की एक एसेट्स खरीदी जा रही है फ्रॉम द कंपनी। इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड बाय इशूइंग 11% ऑफ डिवेंचर 100 ईच। एज्यूम दैट द डिवेंचर हैव बीन इशूड। तीनों केस है, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। कह रहे सर अब सॉल्व करके आप बता दो। कर देते हैं सॉल्व, बहुत आसान क्वेश्चन है। इतना आसान सा क्वेश्चन आप पूछोगे तो फिर हम क्वेश्चन करने से भागेंगे थोड़ी, आपको जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सर एसेट्स कितने में खरीदी गई, एसेट्स आपकी खरीदी गई थी 9,90,000 में। अच्छा जी सर, इसके बदले में क्या इशू किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है, इशू क्या किया जा रहा है, डिवेंचर। डिवेंचर कितने परसेंट वाला, डिवेंचर 11% डिवेंचर। तो यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो इशू 11% डिवेंचर। अच्छा जी सर, कोई दिक्कत नहीं। किससे खरीद रहे हैं, वेंडर है कोई, नाम होगा या नहीं होगा, नाम होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो वेंडर लिख देंगे। किस पे इशू कर रहे हैं सर, एट पार पे भी कर रहे हैं, एट प्रीमियम पे भी कर रहे हैं, एट डिस्काउंट पर भी कर रहे हैं। एट प्रीमियम और एट किस पे कर रहे हैं सर, डिस्काउंट पर भी हम यहां पर कर रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन में रेट भी दिया गया होगा, चलो रेट ले लेते हैं क्वेश्चन से। कहते हैं एट पार में आपका रेट कितना है, एट पार तो पार ही होता है, डिस्काउंट 10% है और प्रीमियम भी 10% है। अच्छा जी सर, तो यहाँ पर प्रीमियम एट 10% और ये भी आपका कितना है 10% पर एनम। पक्का 10% क्यों यहाँ पे लिखा है, पहली एंट्री किस बात की होगी, एट पार वाली एंट्री करते हैं, कर लिया जाए। जी सर कर लेते हैं जल्दी से। एट पार की एंट्री करोगे तो क्या करोगे, एसेट्स खरीद रहे हो, आप लिखोगे सर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नाम मान लीजिए नहीं पता है, पता होता तो वेंडर का नाम लिख देते, उसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है, वो कर लेते आप। साथ में एसेट्स की जगह बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर जो भी खरीदोगे उसका नाम लिख दोगे। नहीं लिखा है तो एसेट्स लिख दो। एसेट्स कितने का खरीदा सर, 9,90,000। शेयर होता है या डिवेंचर होता है, दोनों में ये एंट्री आपकी कॉमन है, सेम है। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, कैसे भी आप इशू करोगे आपको पहली एंट्री यही करनी पड़ेगी और ऐसे ही करनी पड़ेगी। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 जो है ये बता रहा हूं मैं पहले एट पार के केस में, ताकि पहली वाली एंट्री आपकी कॉमन हो जाए, बार बार मुझे ना करनी पड़े। एट पार के केस में आपकी एंट्री बनेगी क्या सर, एट पार के केस में हमारी एंट्री बनेगी, जब एट पार पे हम एंट्री करेंगे तो एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे,
11% डिबेंचर अकाउंट, शेयर होता तो टू शेयर अकाउंट, अमाउंट कितना 9,90,9,90,90, फेस वैल्यू पर एट पार पे कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। बस अब आप ये देख लो कि यहाँ पर कितने डिबेंचर इशू किए गए होंगे। अगर आपको बताना हो तो आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, फॉर दिस पर्पज आप जानते हैं नरेशन पास्ट टेंस में लिखा जाता है, कितना 99,000 डिबेंचर, 11% 99,000 डिबेंचर एट द रेट कितना 10 ईच इशूड बाय कंपनी। 99,000 टू 10 करोगे कितना आ जाएगा, 9,90,000 ही तो आएगा। वेरी सिंपल। एट प्रीमियम अगर है तो क्या करना पड़ेगा सर, एट प्रीमियम है तो पहले तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिखा केस टू में एट प्रीमियम, केस 2 में हम किसकी एंट्री कर रहे हैं, एट प्रीमियम की एंट्री कर रहे हैं। एट प्रीमियम में हमारी जो एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनेगी सर, पहले तो सर हमें नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिबेंचर चलिए पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, बैलेंस पेमेंट या अमाउंट पेबल, उसके लिख सकते हैं बैलेंस पेमेंट को अमाउंट पेबल भी लिखा जाता है। अमाउंट पेबल अपॉन इशूड प्राइस, अपॉन क्या लिखते हैं, इशूड प्राइस लिखते हैं। पक्का, जी सर पक्का। अमाउंट पेबल कितना है, 9,90,000 है। इशूड प्राइस कितना है, इशूड प्राइस क्वेश्चन में है 100 थी आपका या 10 था, 10 था और 10% प्रीमियम यानी कितना हो जाएगा 9। चेक कर लेते हैं कितना था रेट आपका क्वेश्चन में। सर आपको अगले पेज पे मिलेगा वो रेट आपका था 100 ईच, 11% डिबेंचर 100 ईच था। हाँ थोड़ा कंफ्यूज थे, तो यहाँ जब 100 ईच करोगे तो यहाँ भी तो चेंज आएगा सर। 100 ईच करोगे तो कितना हो जाएगा, 9,900 हो जाएगा। इसको जब 100 ईच कर दोगे तो ये आपका एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 9,900 डिबेंचर एट द रेट 100 ईच। चले आगे जी सर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये कि इशूड प्राइस कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू है तो 100 का 10% निकालोगे तो 10 ही तो आएगा, यानी कितना 9,90,000 अपॉन 9,90,000 अपॉन क्या करोगे 1,10,000, जीरो से जीरो कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 9,000 आएगा। चेक करो 9,000 आपके डिबेंचर आ गए। क्या एंट्री बनेगी, पहली एंट्री तो सर कॉमन है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब आपको दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी केवल क्या, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% 11% है सॉरी, टू 11% डिबेंचर अकाउंट। और टू आपको क्या लिखना पड़ेगा सर, टू आपको लिखना पड़ेगा एसपीआर अकाउंट। कितने डिबेंचर आपने निकाले 9,000, तो 9,000 इंटू 100 कर दो 9 लाख हो जाएगा। और कितना कर दें 9,000 इंटू 10 कर दो तो 90 हो जाएगा। तो ये बना आपका 9 लाख, ये आपका बना कितना सर 90,000 बन गया। टोटल कितना बन गया सर, टोटल 9,90,000 बन गया। ये आपका इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन की एंट्री है। कोई डाउट नहीं है सर, होना भी नहीं चाहिए। चलिए एट डिस्काउंट, सर एट डिस्काउंट में भी पहली वाली एंट्री आपकी कॉमन रहेगी, तो पहली वाली एंट्री को कॉमन मान लेते हैं एट डिस्काउंट के केस में। लेकिन आपको निकालना पड़ेगा क्या, नंबर ऑफ डिबेंचर। एट डिस्काउंट में नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते हैं। सर वहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर कॉमन नहीं हो सकता प्रीमियम वाला, बिल्कुल नहीं, इशूड प्राइस चेंज होती है। फेस जब प्रीमियम में होता है तो वहाँ इशूड प्राइस प्लस होती है, जब डिस्काउंट पे आते हैं तो आपकी इशूड प्राइस में रेट माइनस होता है। इसलिए इशूड प्राइस के चेंज होने से नंबर ऑफ डिबेंचर आपके चेंज हो जाते हैं, तो दोनों में आप नंबर ऑफ डिबेंचर अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर इक्वल टू अमाउंट पेबल, कितना अमाउंट आपको पे करना है, अमाउंट पेबल अपॉन क्या करते हैं सर, अमाउंट पेबल अपॉन इशूड प्राइस। यही तो था फॉर्मूला, हाँ सर यही था फॉर्मूला। अब अगली कहानी सुन लो आप। अब कहते हैं कि सर अमाउंट पेबल कितना 9,90,000, इशूड प्राइस कितना, इशूड प्राइस सर आपका आया है इस बार 100 माइनस 10। ये लो जी 100 माइनस कितना आया है 10, तो कितना करेंगे हम 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9,90,000 अपॉन सर आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा 90 आएगा।
आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1100 डिबेंचर। चेक कर लीजिए 1100 आ रहा है या 11,000 आ रहा है। जीरो से जीरो कैंसिल सर, 2-3 जीरो रहेंगे आपके, 11,000 आ जाएगा। 1 2 3 जीरो आपके रहेंगे और ये आपका जाएगा 11 टाइम 11,000 डिबेंचर आपके आ गए। अच्छा जी सर, एंट्री पास कर दें। पहली एंट्री क्या बनेगी सर? पहली एंट्री तो सर कॉमन रहेगी, क्या? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, उसको तो आपको बताना ही नहीं, करना ही नहीं है, बस आपको एंट्री नंबर 2 करना है। क्या बनेगी एंट्री? वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, और साथ में क्या डेबिट करोगे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। अच्छा जी सर, 11,000 के डिबेंचर हैं, इनटू 100 वाले थे, जिसमें से आपको 11,000 के डिबेंचर पे 10 का आपका डिस्काउंट हो गया, तो 11,000 के डिबेंचर पे 90 की रेट से आपको अमाउंट मिलता। तो यहाँ पर कितना बन गया? 9,90,000, यहाँ पर कितना हो गया? 1,10,000, और यहाँ पर कितना हो गया सर? ये हो गया 11 लाख। चेक कर लीजिए, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई कन्फ्यूजन ज़रूर पूछे। अगर यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, चीज़ें नोट हो चुकी हैं, तो आज की क्लास यहीं तक। साथ में मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब का चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब के चैनल को पर आप जब सब्सक्राइब करें तो साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में मैंने आपको कहा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको कॉमर्स एकेडमी का पेज मिल जाएगा। फेसबुक पर भी हम आपको मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पर भी हम आपको मिल जाएंगे, तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जहां पर क्लासेज की नोटिफिकेशन हम आपको टाइम पर देते रहेंगे। साथ में टेलीग्राम चैनल पर हम आपको फ्री स्टडी मैट प्रोवाइड करते रहेंगे, और कॉमर्स एकेडमी का ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आपको सारी फ्री क्लासेज, फ्री स्टडी मैट, सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल होने वाला है। तो प्लीज़ आप इसे आप अपलोड कर लें, और साथ में अपने डाउट्स, क्वेरीज हमें कमेंट में बताते रहें। और साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है और आपके पास हमारे नंबर नहीं है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। साथ में ये व्हाट्सएप नंबर आपका हमारा है 9415400889। कॉलिंग नंबर भी है, जो हालांकि हम आपको पहले बता भी चुके हैं। कॉलिंग नंबर भी है 8299483603। अगर आपसे कॉल पर इस नंबर पे बात नहीं हो पा रही है 9415 पे, तो कॉलिंग नंबर ये भी है, आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी क्लासेज अच्छी लग रही होंगी, आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं हेल्प आपको मिल रहा होगा। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।